हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज झरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपके लिए करता हूं एनसीईआरटी से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, विथ ईच एग्जाम्पल, विथ ईच एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो आपको काम में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिए हुए कंसेप्ट है वही सर्वोपरि है। साथ में हर एक लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर का नोट्स दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, जहां से आप नोट्स को पूरे साल कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बच्चा अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में बताओ ये वीडियो आप कौन से सिटी में बैठ के देख रहे हो, ताकि हमारे जैसे क्रिएटर को थोड़ा आइडिया आए कि हम कहां तक अपना नॉलेज, अपना कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं। सो बेटा, अब बारी है क्लास 12 फिजिक्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को सॉल्व करने की, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूट्यूब पे ये चैप्टर बहुत लोगों ने पढ़ाया है, बट आज मैं एक दावा कर रहा हूं कि जैसा चैप्टर मैं ये पढ़ाने वाला हूं, उतना बारीकी से, उतना डिटेल में ये चैप्टर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है पूरे यूट्यूब पे। जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप मेरे कंटेंट को किसी भी यूट्यूब वाले के कंटेंट के साथ कंपेयर कर लेना, किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूब वाले के साथ कंपेयर कर लेना। आपको मेरा कंटेंट बेटर लगेगा, इजी लगेगा, ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल लगेगा। ओके, चलिए बच्चा, अब और ज्यादा बात ना करते हुए एक्चुअल काम शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलिए, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर शायद इसी नाम से पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक टर्म्स तो उसी के रहने हैं, इसमें थोड़े एडवांस टर्म्स आपको सीखने हैं। ओके, चलिए बेटा, तो सबसे पहला टर्म क्या है? सबसे पहला टर्म है अपने आप इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, तो सपोज ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन है, इसमें से अगर Q जितना चार्ज पास हो रहा है T टाइम में, राइट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चा? करंट हो जाएगा चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट I को हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? करंट डिफाइन होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम। सो हम सिंपली बच्चा करंट का डेफिनेशन लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through the area perpendicular to flow of charge, है ना। तो सिंपल बेटा इलेक्ट्रिक करंट होता है Q बाई टी। ओके, चले, अभी कभी कभी आपको ना ऐसा दिया होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए, उतने इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो आप सिंपल एक फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लो बेटा कि चार्ज Q क्या होता है? N इंटू E होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला इसके साथ साथ कभी कभी आपको मिलेगा ऐसा कि इतने टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए, बोलो करंट क्या है? तो उसमें आप सिंपली चार्ज क्या लिख दोगे बच्चा? N इंटू E लिख दोगे। समझे इतना आप? चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? सो एवरीवन नोस करंट का यूनिट क्या होता है बच्चा? एम्पियर होता है। इसको हम A लिखेंगे। ओके, बोलो करंट कैसा क्वांटिटी है बच्चा? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है। ओके, क्या डायरेक्शन होता है बेटा? इसका डायरेक्शन होता है प्लस टू माइनस। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट सर्किट में किस तरफ जाता है? प्लस टू माइनस। बट एक्चुअल जो करंट होता है वो कौन कंस्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करता है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन का करंट है वो कहां से कहां होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। ओके, तो ये एक सबसे बेसिक चीज इस चैप्टर की, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। अब देखो भाई, 10th में भी तो ये फॉर्मूला था, 11th में भी ये फॉर्मूला आया, देयर शुड बी समथिंग न्यू आल्सो इन दिस फॉर्मूला। ओके, सो मैनी अ टाइम इट्स हैपन कि चार्ज का जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब चार्ज का फ्लो टाइम के साथ अगर वेरी हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे? सो उस केस में बेटा हम फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या फाइंड करते हैं बेटा हम? उस केस में फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। सो इफ चार्ज Q is varying with time, charge Q is varying with time, तो बेटा उस केस में हम लिखते हैं करंट इक्वल टू
डी बाई डी टी ऑफ द चार्ज क्यू, क्या लिखते हैं उस केस में हम, डी बाई डी टी ऑफ द चार्ज क्यू, है ना। तो यहां से आप क्यू को लिख सकते हो बच्चा। देखो अभी मैं आपको इसके दो एग्जांपल कराऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई सर कहना क्या चाहते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में करंट दिया होता है, चार्ज फाइंड करना होता है, तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली राइट दिस डी क्यू इज इक्वल टू डी टी, ऊपर चला जाएगा आई डी टी, एंड देन वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड। तो जब हमें चार्ज फाइंड करना होता है करंट पर से, तो हम क्या करेंगे बेटा, करंट का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम करंट का इंटीग्रेशन करेंगे। चार्ज को डिफरेंशिएट करो तो करंट मिलेगा, करंट को वापस इंटीग्रेट करो तो चार्ज मिलेगा। चलिए मैं बताता हूं मैं आपको कहना क्या चाहता हूं। इसके एग्जाम्पल आपको नहीं दिए है, बट इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, तो मैं आपको सिंपल सा बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज एग्जाम्पल नंबर 1, चार्ज आपको इस तरह से दिया है बेटा, सपोज 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 7। आपको बताना है फाइंड करंट आई एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो आप यहां पर देखो आपका चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज का एक टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है, मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे चार्ज का फ्लो भी बदल रहा है। मतलब ये चार्ज कैसा हो गया बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज के लिए बड़े प्यार से क्या करते हैं, करंट इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ द चार्ज, डी बाई डी टी ऑफ चार्ज क्या दिया है बेटा, देखो तो 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 7। अब मेरे सारे बच्चे 12th में हैं, उनको डेरिवेशन आता होगा। टी स्क्वायर का डेरिवेशन 2t, टी का डेरिवेशन 1, 7 का डेरिवेशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अभी आपका फॉर्मूला बन गया बेटा करंट का 60 प्लस 9। अब आपको किस टाइम के ऊपर करंट चाहिए, 3 सेकंड पे, तो इसमें टाइम की जगह रख दो 3 सेकंड। 6 इंटू 3 प्लस 9, 18 प्लस 9, मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड पे आपका करंट कितना होता है बच्चा, 27 एम्पियर होगा। समझ आया आपको, समझ आया कैसे किया। तो जब भी ऐसा कुछ चार्ज का फॉर्मूला दिया हो ना बेटा, तो हमेशा हम क्या करेंगे, हम बड़े प्यार से चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे, हमें करंट मिल जाएगा। अब मैं एक रिवर्स क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है बेटा। सपोज आपको ऐसा दिया है कि करंट इज इक्वल टू सपोज 6t स्क्वायर प्लस 5। तो आपको बताना है फाइंड चार्ज फ्लोइंग इन फर्स्ट 10 सेकंड, फाइंड चार्ज फ्लोइंग इन फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा बताओ। अब यहां भी देखो बच्चा, करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट टाइम के साथ वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, दिख रहा है आपको। तो करंट बेटा क्योंकि टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वापस यूज करना पड़ेगा। तो करेंगे ना, चिंता किस बात की। सो बेटा हमें पता है कि चार्ज के लिए क्या करना पड़ता है, करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। चार्ज के लिए क्या करना पड़ता है, करंट को इंटीग्रेट करना पड़ता है। चलो क्या फॉर्मूला है बच्चा, करंट का 60 स्क्वायर प्लस 5, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट 10 सेकंड में। मतलब टाइम का लिमिट क्या होगा बेटा, यहाँ 0 से 10, जो भी आपको समय दिया हो आप यहां लगा दो। यहां पे पहले 10 सेकंड में है, मतलब टाइम आपको लेना है 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड। चलिए बेटा अब सिंपल सा इंटीग्रेशन 6 एज इट इज, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, टी क्यूब बाई 3, 5 एज इट इज, साथ में वेरिएबल नहीं है, साथ में टी नहीं है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो एक टी आ जाएगा। देखिए इस तरह ब्रैकेट डाल के लिमिट रख देंगे 0 से 10। चलो यहाँ पे ये बेटा 2 से कट हो जाएगा, 2 इंटू अपर लिमिट डाल दो टी की जगह पे 10 का क्या करेंगे क्यूब, 5 इंटू टी का वैल्यू डाल दो 10, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट इज 0। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1000 प्लस 50, तो ये हो गया आपका 2050 कुलम। बोलो कितना चार्ज पास आ रहा होगा, 2050 कुलम जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा पहले 10 सेकंड में, तब जाके ये करंट का फॉर्मूला बनेगा। बोलिए बेटा आपको मेरे दोनों तरफ दिए हुए प्रश्न समझ में आए। एक में चार्ज दिया था, चार्ज को डिफरेंशिएट करो करंट मिलेगा। एक में करंट दिया था, करंट को इंटीग्रेट करो चार्ज मिलेगा। आया बेटा। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ वेरिएबल करंट्स एंड वेरिएबल चार्जेस। इतना फर्क है 10th के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी में और 12th के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी में।
और बहुत और फर्क आ रहा है, ठीक है। अभी चलो आगे देखते हैं बच्चा। ओके, ओम्स लॉ। हा 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 हा, ये सर V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर सबको याद है। और ये ऐसा फॉर्मूला है जो आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। कोई भी 10th स्टैंडर्ड पढ़ने वाला बच्चा ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलता है। सो एवरीवन नोज दैट फॉर एनी गुड कंडक्टर, ओनली फॉर गुड कंडक्टर। हाँ, ये भी आगे देखना, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। अब मेरे को लाइट पता नहीं थोड़ी कम कम क्यों लग रही है यार यहाँ पे। एक सेकंड ना, एक बल्ब एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। एक तो क्या अपने पास कोई ऐसा प्रोफेशनल सेटअप वेटअप है नहीं, इधर उधर से सब सेटिंग कर करके पढ़ाना पड़ता है। और बाहर भी इतना ज़्यादा ओवरकास्टेड कंडीशन है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। बाहर ज़बरदस्त बारिश का मौसम है, ज़बरदस्त बारिश चल रही है बाहर। ओके चलो, तो मैंने कोशिश करी है कि मेरा बोर्ड एकदम प्रॉपर दिखे, है ना। आई होप आपको सब कुछ कोना कोना अच्छे से दिखता होगा। ओके चलो, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? ओम्स लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए बेटा कि एक ये गुड कंडक्टर है, दिस मस्ट बी अ गुड कंडक्टर। हाँ, चलिए, अगर आपको इसमें से करंट फ्लो करवाना है आई, तो ऑब्वियसली आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। तो सपोज ये दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट, इधर V वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो करंट इस तरफ फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? ओम्स लॉ कहता है कि जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा, जितना वोल्टेज कम कर दोगे उतना करंट भी कम हो जाएगा। यार एवरीवन नोज दैट। यार सर ऐसा क्या बात बताया आपने। ओके, सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस R। तो ये हो गया आपका जाना पहचाना फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। ओके चलो बेटा, यहाँ पे ये R के बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं, है ना। R क्या है बच्चा? R है आपका, क्या है R? रेजिस्टेंस। चलिए, R का यूनिट क्या होता है बच्चा? तो R का यूनिट होता है ओम। R का डायमेंशन क्या होता है बेटा? तो R का डायमेंशन होता है M1 L2 T-3 A-2। R किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो बच्चा R डिपेंड करता है सबसे पहले तो मटेरियल के डायमेंशन के ऊपर, राइट। फिर ये बेटा R डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस बनता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो ये 3 फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी वायर का, किसी भी मटेरियल का। पहला तो मटेरियल कितना कौन सा है, दूसरा मटेरियल का लेंथ क्या है, एरिया क्या है, और तीसरा टेम्परेचर क्या है। तो जब भी आप बेटा ओम्स लॉ लिखते हो ना, ये V इक्वल टू आई आर, तो ये तभी वैलिड होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि जैसे ही बेटा आप आगे जाके देखोगे कि टेम्परेचर बदलेगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस बदलेगा मतलब ओम्स लॉ फिर वैलिड रहने वाला नहीं है। क्योंकि आपने क्या कहा, V प्रोपोर्शनल टू आई आर, उसमें ये R क्या है? कांस्टेंट है। आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के R लगाया, मतलब R कांस्टेंट है। बट R कांस्टेंट कब रहता है? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। तो जब टेम्परेचर बदलता है तब ओम्स लॉ फिर वैलिड रहता नहीं है। ये एक एक लाइनर क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट बेस में आ सकते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चा। देख लीजिए एक बार इसको। ओके चलिए, मुझे इसके आगे क्या करना है? हाँ फाइन, चलिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला लिखते हैं बेटा 10th स्टैंडर्ड का। सो यू ऑल नो दिस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? रो इनटू L बाई एरिया A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रो इनटू L बाई A। व्हाट इज L? L is the length of conductor. What is A? A is the cross sectional area. And what is this rho? बच्चा रो क्या होता है? रो होती है रेसिस्टिविटी। चलना ओ भाई, हाँ। रो क्या होता है? रो होता है रेसिस्टिविटी। चलो थोड़ी इसकी कथा करते हैं बच्चा, रेसिस्टिविटी की कथा करते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या है। ओके लेट्स सी व्हाट इज रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का बेटा यूनिट क्या बनेगा? रेसिस्टिविटी का यूनिट बनता है ओम इंटू मीटर। क्या यूनिट बनता है इसका? ओम इंटू मीटर। चलो इसका डायमेंशन क्या बनेगा बेटा? रेसिस्टिविटी का डायमेंशन बनेगा M1, L2 की जगह एक और मीटर मल्टीप्लाई हुआ L3 T-3 A-2, राइट। रेजिस्टेंस में ऑलरेडी M1 L2 था ना,
एक और मीटर आपने मल्टीप्लाई करा ना, तो क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा, T-3 A-2। ओके, चलो रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दिस, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, ऑब्वियसली ये भी डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है। सेकंड, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है। एंड थर्ड बेटा ये डिपेंड करता है कि प्रेशर क्या है, राइट। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई लेंथ क्या है, एरिया क्या है, उसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, बट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो रेजिस्टेंस में बेटा डायमेंशन आता है, बट रेजिस्टिविटी में डायमेंशन नहीं आता है। गॉट इट? इतने बेसिक फॉर्मूला सबको क्लियर? ठीक है बच्चा, तो यहां तक सब कुछ 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स था। अब चलिए 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के थोड़े से दर्शन किए जाए। तो प्रॉब्लम आया बेटा यहाँ पे, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर एंड चेंज इन रेजिस्टेंस। बहुत एमसीक्यूज आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको कहा होगा कि अगर वायर को हम स्ट्रेच करके लेंथ को बढ़ा दे, लेंथ डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, राइट, या फिर वायर को दबा के लेंथ की रेडियस, वायर का लेंथ कम कर दे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बेटा? ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का, अगर क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ हो, इफ लेंथ इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है बेटा, तो आपको सिंपली क्या याद रखना है? आपको याद रखना है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। आपको कि सर ये क्या बात हुई? आगे तो आपने लिखा R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इधर आपने रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ कर दिया। ऐसा क्यों किया सर आपने? ये तो गलत बात है। ये कोई गलत बात नहीं है, समझो ये बात आई कहां से। तो यू नो दिस रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। अब जब भी आप बेटा वायर को खींचोगे, आप काट नहीं रहे हो या उसको एक्स्ट्रा वायर जोड़ नहीं रहे हो, आप जब वायर को खींच रहे हो तो वायर का जो टोटल मास है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। एग्री? एग्री? वायर का मास तो वही रहेगा, तो वायर का वॉल्यूम भी वही रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन में वॉल्यूम लाना है तो मैं ऊपर नीचे एक लेंथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम हो गया, और ऊपर क्या हो गया? L स्क्वायर। ये क्या हो गया? वॉल्यूम। अब रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होना, बिकॉज मटेरियल तो वही है, ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है। समझ आ रही है बात आपको? ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम तो कैसा है बच्चा? कांस्टेंट है। तो सिंपली क्या रिलेशन बन गया यहाँ पे? R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बन गया, राइट। अब कभी कभी ना आपको चेंज बहुत छोटा दिया होता है, कभी कभी आपको बहुत ही छोटा चेंज दिया होता है, मान लो 1% लेंथ बढ़ा, 1% लेंथ घटा, तो उस केस में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो बेटा? स्मॉल चेंज के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो डेल्टा R बाई आर इक्वल टू, यहाँ पे L का स्क्वायर है 2 इंटू डेल्टा L बाई एल। बट ये खाली किसके लिए यूज करना है बेटा? आपको सिर्फ यूज करना है इफ डेल्टा L इज वेरी स्मॉल, मतलब रफली 2-3% तक आप कर सकते हो, राइट। दिस इज फॉर वेरी स्मॉल डेल्टा L। तो ये अप्रॉक्स फॉर्मूला है, राइट, और ये खाली छोटे चेंज के लिए ही वैलिड होता है ये फॉर्मूला। और एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है बच्चा? R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में लेंथ की जगह पे मान लीजिए आपको रेडियस दिया है या डायामीटर दिया है, तो क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में बेटा रेडियस दिया है, ठीक है बेटा, तो हम लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर ऑफ एरिया। सेम लॉजिक बेटा, अभी आपको क्वेश्चन में एरिया दिया है तो ऊपर नीचे एरिया मल्टीप्लाई कर लेना, तो नीचे एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, नीचे क्या आ गया? एरिया का स्क्वायर आ गया। कुछ बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस दिखा कि भाई वायर को खींचोगे तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी। सपोज वायर को खींचा, उसकी रेडियस ओरिजिनल का खाली आधा हो गया, बोलो रेजिस्टेंस क्या होगा? सो इन दैट केस सिंपली क्या करेंगे बेटा? हम याद रखेंगे R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर ऑफ एरिया। अब एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सर्कल होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई R स्क्वायर। तो अगर मैं ये एरिया रखूं पाई R स्क्वायर और उसका वापस स्क्वायर करो, बिकॉज एरिया का स्क्वायर है, तो R स्क्वायर का वापस स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? R⁴ हो जाएगा। तो अगर रेडियस के फॉर्म में है तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? R⁴ आ जाएगा। समझ आया? एरिया इज पाई R स्क्वायर,
उसका वापस आपको स्क्वायर करना है एरिया का, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आर पावर 4। तो ये हो गया बेटा आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला। बट अगर यहीं पे बच्चा अप्रॉक्स फॉर्मूला है तो क्या करेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू, यहाँ पे 4 पावर है मतलब 4 आएगा आगे, एंड यू हैव डेल्टा आर बाय आर, और ये नीचे है इनवर्स है मतलब इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, इनवर्स है ना तो माइनस आएगा, राइट, और 4 पावर है तो आगे 4 आ जाएगा। तो बेटा वापस ये वही बात, ये फॉर्मूला कौन सा है, अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बच्चा मैं आपको ना एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। तो मैंने ज़्यादा स्लाइड भी नहीं लिया है, चल कोई नहीं, जितना स्लाइड है उस पर पहले सॉल्व करते फिर एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करेंगे। द क्वेश्चन इज बेटा वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज लेंथ बाय लेट्स से 30%, लेंथ बाय 30%, फाइन परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। चलो रेसिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज होगा आपको बताना है ना। सो बेटा क्या कहा, वायर को खींच के उसका लेंथ आपने कितना बढ़ाया, 30% आपने वायर का लेंथ बढ़ा दिया। अब हमें पता है कि स्ट्रेचिंग वाले प्रॉब्लम में अगर लेंथ दिया है, स्ट्रेचिंग वाले प्रॉब्लम में बेटा अगर लेंथ दिया है तो हम सिंपली क्या याद रखते हैं, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। अब अगर आपने वायर के लेंथ को 30% खींच लिया तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 130%, क्योंकि 100% तो पहले होता ही है, उसमें आपने और 30% खींचा, तो अब नया लेंथ कितना हो गया 130% मतलब 1.3 हो गया। तो जो नया लेंथ है बेटा वो L तो है ही, और L में आपने और कितना जोड़ा 30%, 30% मतलब 0.3, तो नया लेंथ हो गया बेटा 1.3 L। तो जो नया रेजिस्टेंस बनेगा R डैश, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू जो नया लेंथ है उसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो नया लेंथ क्या है 1.3 L है, क्या करेंगे इसका स्क्वायर, 1.3 का स्क्वायर होता है बेटा 1.69, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1.69 L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। नाउ व्हाट इज द L स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस R। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा कि नया जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 1.69 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आप इस 1.69 को बेटा ऐसे लिख सकते हो R प्लस 0.69 R, ऑब्वियसली ना 1.69 मतलब 1 प्लस 0.69, तो R रेजिस्टेंस तो पहले भी था, बढ़ा कितना 0.69 में कितना हो जाएगा बेटा 69%। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर, कितना रेजिस्टेंस बढ़ा बच्चा 69% आपका रेजिस्टेंस हो गया इंक्रीज। तो अगर इसमें आप ये अप्रॉक्स फॉर्मूला लेते तो आपका आंसर क्या आता, लेंथ अगर 30% बढ़ा तो ये 30% है तो आंसर शुड बी 60%, बट एक्चुअल आंसर क्या है 69% है। तो ये फॉर्मूला आपको 1% 2% में यूज करो, अप्रॉक्स फॉर्मूला आपका सही बनेगा, आंसर भी सही आएगा। बट एज आई टोल्ड यू अगर बड़ा वैल्यू दिया है 10% से ज्यादा, एंड डोंट टेक द रिस्क, गो विद द एक्सेप्ट फॉर्मूला। लेंथ 30% बढ़ा तो ओरिजिनल में 30% और जोड़ दिया, 1.3 L हो गया। नाउ रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1.3 L होल स्क्वायर, 1.3 का स्क्वायर होता है 1.69, 1 तो पहले से था 0.69 और आया मतलब 69% इंक्रीज हो गया। क्लियर, आई कुछ बात समझ में, गॉट इट। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, रेडियस का एक क्वेश्चन सॉल्व करा लेता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक स्लाइड चाहिए होगी मुझे। ओके चलो एक क्वेश्चन रेडियस का सॉल्व करते हैं, है ना बच्चा। मैं आपके लिए एक्चुअली बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हाँ बहुत मतलब बहुत, आप देखो मेरे व्यूज कितने कम है, 200 200 250 व्यूज है, बट ठीक है कुछ बच्चे हैं जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं कि सर प्लीज ये चैप्टर कराइए वो चैप्टर कराइए, हम आपके चैनल से ही पढ़ रहे हैं। तो बस वही ध्यान में रख के मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप समझो मैं रोज सुबह आके यहाँ पे 2 2 घंटे 3 3 घंटे रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, निष्काम सेवा कर रहा हूँ मैं। चलो एनीवेज बेटा, चलो एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि इफ वायर इज कॉम्प्रेस्ड to make its radius double, to make its radius double, then find new resistance।
ठीक है बेटा। तो सवाल में आपको दिया है कि वायर को आपने दबाया, वायर को दबाओगे लेंथ घटेगी, रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ के डबल हो गया। बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्योंकि आपके क्वेश्चन में रेडियस दिख रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस रेज टू 4। अब रेडियस हो गया डबल, तो बेटा जो नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश, रेडियस हो गया डबल, तो आर की जगह क्या आ जाएगा 2r, कितना पावर लगेगा 4। चलो 2 का 4 पावर क्या होता है बेटा 16 होता है। तो नीचे क्या आ गया बेटा 16 आ गया। मतलब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ओरिजिनल डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। गॉट इट, समझ आया आपको। मैंने सिंपली रिलेशन लिया, रेडियस को डबल लिख दिया, डबल का 4 पावर हो जाएगा, नीचे आ गया 16, तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा डिवाइड बाय 16। चलो इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन बेटा, अगर आपको ऐसा दिया है कि इफ वायर इज stretched to decrease the length, sorry to decrease the radius, stretch किया ना, radius घटेगा, decrease the radius by let's say 0.3%, then find percentage change in resistance। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे भी क्वेश्चन किस फॉर्म में, रेडियस स्ट्रेच किया है वायर को, और अभी चेंज बहुत छोटा है, सिर्फ कितना है 0.3% है ना। देखो टॉपिक एनसीईआरटी का ही चल रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं खाली एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके क्वेश्चन आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। लास्ट ईयर भी सीबीएसई के पेपर में ये क्वेश्चन था स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का, तो ये आपको आना जरूरी है ना। अभी देखो रेडियस का रिलेशन वापस लिखेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस रेज टू 4। अब अभी जो चेंज है वो बहुत छोटा है, मात्र 0.3% है, बहुत कम वैल्यू है, तो यहाँ पे आप अप्रोक्स कर सकते हो। सो हम क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू, यहाँ पे 4 पावर है तो 4 बार आएगा डेल्टा आर बाई आर, इनवर्स है तो माइनस आएगा। चलो डेल्टा आर बाई आर कितने परसेंटेज है, 0.3% है, तो ये हो गया आपका -1.2%। मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज बाई 1.2%, माइनस आंसर आया ना, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज बाई 1.2%। ठीक है। नाउ होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर। बारिश हुई क्या? लास्ट ईयर तो ऐसी बारिश हो रही थी कि मतलब क्लास पर लगभग हमने 2 से 3 दिन छुट्टी दिया था क्लास में, क्योंकि हर रोज ऐसा हो रहा था कि 2:30 बजे एक बारिश चालू होती थी, जबरदस्त बारिश, और 3 साढ़े 3 तक हर जगह पानी भर जाता था, तो हमें छुट्टी देनी पड़ती थी। इस बार बारिश ने अपना टाइम चेंज कर लिया, सुबह बारिश होती है और दोपहर को बारिश ही नहीं हो रही है, तो इस बार मौका नहीं मिल रहा छुट्टी देने का। कोई नहीं, होता है। ओके चलो क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन सबको बोलो, समझ आ गया ये क्वेश्चन सबको, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। मैं इसका थंबनेल बहुत खतरनाक देने वाला हूँ, एकदम ऐसा योद्धा वाला, थॉर वाला वो कंसेप्ट देने वाला हूँ मैं। तो थॉर के हाथों में ऐसे बिजली होगी, यहाँ पे इस हाथ में ऐसे बिजली होगी, थॉर के हाथ में ऐसे करके, इधर यहाँ पे बिजली होगी और आंख में से बिजली निकल रही होगी, और बाजू में लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, समथिंग यूनिक। चलो एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट डेंसिटी एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। भी कुछ नया आया, ओम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म है, इंपॉर्टेंट थियरी है। चले पहले बात करते हैं बेटा व्हाट इज करंट डेंसिटी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सो बच्चा करंट डेंसिटी इज, सिंबल इसका जे है, तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है बेटा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग व्हाट per unit area perpendicular to the flow of current, right? okay, so देखिए अगर इस तरह से एक सेक्शन है, right? इसका एरिया सपोज है A, और इस सेक्शन की परपेंडिकुलरली अगर I करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, I करंट, ये एरिया क्या है बेटा A है, करंट कितना पास हो रहा है I, तो इसकी करंट डेंसिटी हो जाती है J इक्वल टू करंट डिवाइड बाई एरिया। क्या हो जाता है बेटा, करंट डिवाइड बाई एरिया, गॉट इट। तो जो भी करंट जा रहा है डिवाइड बाई एरिया कर दो, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि एरिया इंक्लाइंड है तो क्या करेंगे,
सपोज मान लीजिए कि एरिया ऐसे है बेटा और करंट ऐसे जा रहा है, अब क्या करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, देखो बेटा, ये आपका जो एरिया दिया है उसका एरिया वेक्टर कैसा होता है? सरफेस को परपेंडिकुलर, तो दिस इज द एरिया वेक्टर ए। सपोज एरिया वेक्टर और करंट के बीच में थीटा एंगल है, तो हम इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरह से, विच इज ए, कौन सा हो जाएगा? चलो ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा आपका ए साइन थीटा। समझ आई आपको बात? अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर आपको एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट लेने हैं, ए साइन ए कॉस, राइट। तो जो करंट डेंसिटी होगा बच्चा जे, दैट करंट डेंसिटी जे विल बी इक्वल टू आई डिवाइड बाई एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट जो करंट के डायरेक्शन में, कौन सा है करंट के डायरेक्शन में? ए कॉस थीटा। आप बोलोगे सर अभी आपने लिखा परपेंडिकुलर और अभी आपने ये ए कॉस थीटा ले लिया जो तो करंट के डायरेक्शन में है। बेटा एरिया शुड बी परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर शुड बी सेम डायरेक्शन। अब यहां भी देखो एरिया ऐसे है, राइट, चेक करो यहां पे एरिया आपका ऐसे है, तो एरिया वेक्टर वुड बी इन दी सेम डायरेक्शन, राइट। तो एरिया शुड बी परपेंडिकुलर बट जो एरिया वेक्टर है दैट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि एरिया एंड एरिया वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गेटिंग इट? तो यहां पे आपको एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो करंट के डायरेक्शन में है, दैट इज ए कॉस थीटा। चलो बेटा इस जे का यूनिट क्या बनेगा बच्चा? तो जे का बेटा यूनिट बनता है करंट इज एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, और ये जे वेक्टर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी है। जे इज वेक्टर क्वांटिटी, किस डायरेक्शन में होता है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। सो बेटा अगर देखो अब मुझे इस इक्वेशन को लिखना है तो कैन आई राइट दिस करंट आई इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब बच्चा जे वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, एरिया वेक्टर है, एंड कॉस थीटा है, मतलब क्या लगेगा? डॉट प्रोडक्ट। क्या लगेगा बच्चा? डॉट प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, करंट आई इक्वल टू जे डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? करंट इक्वल टू जे डॉट ए। समझ आया? तो करंट डेंसिटी क्या है बेटा? सिंपली करंट डिवाइड बाई एरिया। एरिया कैसा होना चाहिए? करंट को परपेंडिकुलर। और एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। समझ आ गया आपने जो कहा वो? ओके चलिए। नाउ मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि करंट डेंसिटी कांस्टेंट ना हो बट वेरिएबल हो, उस केस में क्या करेंगे? सो फॉर वेरिएबल करंट डेंसिटी, फॉर वेरिएबल करंट डेंसिटी, ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में मिलेंगे। हाँ, एनसीईआरटी में तो नहीं दिए, नीट में भी नहीं आता, बट जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं जस्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है, मतलब पूरे एरिया पे, ये पूरा एरिया है और सपोज करंट डेंसिटी इस डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है, करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है बट करंट डेंसिटी और ये डिस्टेंस का आपको कुछ इक्वेशन दिया है जे विद रिस्पेक्ट टू आर, ऐसा अगर आपको कुछ रिलेशन दिया है कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा करंट डेंसिटी भी चेंज होगी, तो उस केस में टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे? तो वी नो दैट करंट का होता है, जब बेटा देखो तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? करंट इक्वल टू जे इंटू ए। करंट क्या होगा? जे इंटू ए। तो करंट इज गोइंग टू बी जे इंटू ए, बट क्योंकि जे कांस्टेंट नहीं है, जे वेरी कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया के छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़ेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि करंट डेंसिटी वेरी हो रहा है तो पूरे एरिया का हमें छोटा छोटा सेक्शन बना के उसको जे मल्टीप्लाई करके फिर उसको इंटीग्रेट देना पड़ेगा एंड विल गेट द टोटल करंट, राइट। अब यहां पे याद रखना बेटा, आपका जे का जो भी इक्वेशन है, जे का जो भी रिलेशन दिया हो विद रिस्पेक्ट टू आर, जे का आर के फॉर्म में कुछ फंक्शन आपको दिया होगा, वॉट एवर इट कैन बी, राइट। और जो ये स्मॉल डी है ना, ये स्मॉल डी ए आपको लेना है, ज्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि आपका देखो इस तरह से पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल होता है बेटा, है ना। तो यहां पे हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं डीए एरिया का, तो ये जो हो गया ना आपका छोटा सा ये स्ट्रिप होता है डीए एरिया का, दिस इज डीए। तो ये डीए सिंपली हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप का लेंथ क्या होगा बेटा? सर्कल है 2 पाई आर, और इस स्ट्रिप का थिकनेस हम लेते हैं डी आर, राइट। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ। स्ट्रिप का लेंथ सर्कल है 2 पाई आर और स्ट्रिप का विथ डी आर, तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ 2 पाई आर इंटू विथ डी आर। तो ये डी आपको सिंपली ले लेना है बच्चा 2 पाई आर डी आर, राइट। और यहाँ पे जे का जो भी आपको फॉर्मूला दिया हो, वॉट एवर इट इज, जे का आपको जो भी रिलेशन दिया हो वो रिलेशन यहाँ पे डाल दो, 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, आंसर आ गया टोटल करंट का।
लिमिट क्या रखेंगे बेटा यहाँ पे, 0 से लेके ओवरऑल रेडियस ऑफ द वायर कैपिटल आर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में मिलेंगे बच्चा। मैं कोई न्यूमेरिकल इसका अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी का थोड़ा स्ट्रिक्ट क्लास है, तो इसका न्यूमेरिकल में नहीं कराऊंगा, बट मैंने आपको फंडा बता दिया कि आपको करंट डेंसिटी दिखा, उसका कुछ इक्वेशन दिखा और कहा है कि भाई टोटल करंट क्या होगा, तो वो करंट डेंसिटी के साथ 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नाउ व्हाट इज दिस वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या है बेटा? जगह तो ज्यादा छोड़ी नहीं है तुम्हारे सर ने, जरूरत भी नहीं है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो बेटा ये वेक्टर फॉर्म होता है आपका J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। क्या होता है? वेक्टर फॉर्म होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। राइट, कैसे आया सर ये फॉर्मूला, जरा बताओ तो। चलो बता देते हैं आपको। सो ओम्स लॉ क्या है बेटा? ओम्स लॉ है V इक्वल टू आई आर, है ना। And what we have learned? We have learned resistance equal to rho into L by A। ठीक है, चलो बड़ा सिंपल सा, L को नीचे ले लीजिए बेटा, V डिवाइड बाई L। ये इसको ऐसे लिख दीजिए I बाई A, I बाई A, L गया नीचे, बचा यहाँ पे रो। रेजिस्टिविटी क्या होता है? 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी सिग्मा। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? इनवर्स ऑफ द कंडक्टिविटी में लिख दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में लिखूंगा मैं। फाइन, चलो V बाई एल क्या है बेटा? लास्ट चैप्टर में आपने सीखा था। तो आपने ऐसा देखा बेटा कि जो पूरा वायर है, उस पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना लगाया है? V वोल्ट, और वायर का लेंथ है L। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ऐसा मैंने आपको लास्ट चैप्टर में सिखाया था कि जब भी कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, देयर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा? इस वायर के अंदर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आगे वही पूरी कथा आने वाली है, ठीक है। वायर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बच्चा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ऐसा आपने सेकंड चैप्टर में सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? वेक्टर डिवाइड बाई लेंथ। याद आया कि नहीं आया? आया ना। तो अगर आपने वायर पे V वोल्टेज लगाया है, L लेंथ का वायर है, तो पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा जिसका वैल्यू होगा वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो ये जो वोल्टेज बाय लेंथ है वो और कुछ नहीं है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। राइट, चलना भाई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E। I बाई ए को हम क्या लिखते हैं बेटा? J। यहाँ पे है 1 बाई सिग्मा। चल सिग्मा जाने दे ऊपर, चलिए तेरा फॉर्मूला बन गया बेटा। जैसे ही सिग्मा ऊपर जाएगा, व्हाट यू गेट? J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। And when you see this vectorically, so electric field and J both are going to be in the same direction. So this is called Ohm's law in vector form, J equal to sigma into E. बोल, V equal to IR, Ohm's law, R equal to rho into L by A, L गया नीचे, I by A को लिख दिया J, voltage by length of the wire, that's electric field, and resistivity क्या है बेटा? 1 by sigma। sigma क्या है? conductivity। कहाँ लिखूं मैं यार? मैंने यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम छोड़ी है, बताया ना, इसलिए थोड़ा यहाँ पे किचड़ा हो गया, बट ठीक है, एवरीथिंग इज विजिबल क्लियरली। सिग्मा क्या है बेटा? कंडक्टिविटी है, विच इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, आया समझ में? क्या टॉपिक था बेटा? दिस वाज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मेरे सारे लाइन क्रॉस ही बनते हैं। हाँ, दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब सही है ऑलमोस्ट क्लियर ये स्लाइड पूरा। So we started from current density, current by area। एरिया कौन सा लेना है? जो सरफेस को परपेंडिकुलर हो। तो एरिया वेक्टर कौन सा होगा? जो करंट को सेम डायरेक्शन में हो। एरिया कौन सा लेना है? जो करंट को परपेंडिकुलर हो, ये वाला। और एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा? करंट के डायरेक्शन का। तो अगर एरिया कुछ इंक्लाइन दिया है, राइट, और एरिया वेक्टर और करंट के बीच में अगर थीटा एंगल है, तो एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट, ए कॉस ए साइन। तो करंट डेंसिटी के लिए I डिवाइड बाई कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम? जो सेम डायरेक्शन में करंट के, विच इज ए कॉस थीटा। तो करंट हो जाएगा आपका जे ए कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो जे डॉट ए, जे बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। तो फॉर्मूला हो जाएगा जे डॉट ए बिकॉज कॉस थीटा है। अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो क्या करेंगे? जे के साथ 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो टोटल करंट आ जाएगा।
एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। समझ आ गया सबको बेटा? क्लियर है एकदम? कोई डाउट है तो आप बता सकते हो इसके अंदर, इफ यू हैव एनी डाउट। इसको मैं थोड़ा अलग से लिख दूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा, है ना? चलिए बेटा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। व्हाट इज द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम वेयर द रेसिस्टिविटी कम्स इनटू द पिक्चर। ड्रिफ्ट क्या है और रेसिस्टिविटी कहाँ से आती है? कभी कभी कैसे चिपट जाती है, मन में बहुत विचार चल रहे हो ना, तो आपको समझ नहीं आता एट अ टाइम कि आपको एग्जैक्टली कौन सी चीज बोलनी है। इट हैपेंस विद एवरीवन एंड देयर इज नथिंग टू एक्सेप्ट इट। एनीवे, चलो अब बेटा एक सवाल है। सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मेटल में होते ही है। आप कॉपर का वायर ले लो, एल्यूमिनियम का वायर ले लो, दे आर गुड मेटल्स। एंड मेटल की नेचर ही है कि उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो ऑलरेडी मूवमेंट तो कर ही रहे होंगे। तो फिर हमें बैटरी लगाने का काम क्या है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए? अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से है और अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही रहे हैं, मूव कर ही रहे हैं, तो फिर उनको मूव कराने के लिए बैटरी क्यों लगाई भाई? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आप बैटरी नहीं लगाओगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे, कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर। तो किसी के पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को मिला के जो नेट वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो नेट होगी वी, सब इलेक्ट्रॉन को मिला के ये नेट वी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। राइट? अगर आपने बैटरी नहीं लगाई है तो, राइट? और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो थोड़ा स्टेबल हो जाना। तो फोन आया था, अपने फोन पर रिकॉर्ड करते हैं, कोई स्टेबल हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। आप टच नहीं करना है, पता नहीं किसका फोन होगा, क्या पता एडमिशन का फोन हो। एनीवेज, सो बेटा जब आपने बैटरी नहीं लगाई है, वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उस केस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं और सब मिलके एक दूसरे की वेलोसिटी को खत्म कर देंगे। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो दिस इज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपने बैटरी जब नहीं लगाई है तब। चलो, अब जैसे ही आप बेटा बैटरी लगाओगे, बैटरी लगाते ही वायर में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो सपोज बेटा ये वायर है, ठीक है, आपने यहां पे प्लस जोड़ दिया, यहां पे माइनस जोड़ दिया बैटरी का, राइट? मतलब बेटा यहां पे हाई वोल्टेज हो गया, यहां पे लो वोल्टेज हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा, यहां पे नेगेटिव वोल्टेज होगा, राइट? तो यहां पे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो यहां पे क्या जनरेट हो गया? बैटरी के वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और जैसे ही फील्ड आएगी बेटा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे इलेक्ट्रॉन को किस तरफ फोर्स लगेगा? फील्ड के अपोजिट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड की तरफ थोड़े थोड़े खिसकेंगे। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि सीधे सीधे जाएंगे, हाँ ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधा सीधा पानी की तरफ बह जाएंगे, थोड़े थोड़े खिस 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 खिसकेंगे। अब देखो आगे क्या हो रहा है, कैसे खिसके। तो जैसे ही बेटा आपने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हुआ, कितना हुआ? सो बेटा फोर्स F कितना लगना है? बैटरी लगने से फोर्स लगता है आपका Q इंटू E, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यहां क्या लगा देंगे? हम माइनस साइन लगा देंगे। तो F इक्वल टू QE, फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू ma। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का बेटा एक्सेलरेशन क्या हुआ? हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा A इक्वल टू E इंटू E। Q कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का माइनस C जितना होगा, डिवाइड बाई M। तो बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सेलरेशन मिलेगा बैटरी लगाने से? माइनस A इंटू E बाई M। मैंने क्या करा? सिंपली F इक्वल टू ma, F इक्वल टू QE। तो वहां से मुझे एक्सेलरेशन मिला माइनस E इंटू E बाई M। मतलब इलेक्ट्रॉन का इतना एक्सेलरेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हुआ है, राइट? अब देखो मेटल के अंदर ना बहुत सारे पॉजिटिव आयन भी होते हैं, ऐसा खाली इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे, पॉजिटिव आयन भी तो होंगे ना, कितने सारे होंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा ना, पॉजिटिव आयन के साथ टकरा जाएगा।
टकरा जाएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। वापस ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगा, भगाएगा इसी डायरेक्शन में। मैं इधर से स्टार्ट करता हूं। सपोज मैं इलेक्ट्रॉन हूं, जैसे ही बैटरी लगी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और मुझे इस तरफ थोड़ा सा धक्का लगा। अब मैं जैसे इस तरफ एक्सेलरेट हुआ, मैं किसी पॉजिटिव आयन के साथ टकरा गया, मेरी स्पीड 0 हो गई। वापस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मुझे एक्सेलरेट किया, मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ी, वापस मैं टकरा गया, वापस मेरी स्पीड 0 हो गई। वापस इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे एक्सेलरेट कर रहा है, वापस टकरा गया, वापस मेरी स्पीड 0 हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टकराते 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 आगे जाएंगे और हर टक्कर के बाद वो एक्सेलरेट होंगे, वापस टकरा जाएंगे, स्पीड 0, वापस एक्सेलरेट हुए, वापस टकरा गए, स्पीड 0, वापस एक्सेलरेट हुए, वापस टकरा गए, स्पीड 0। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ टकराते टकराते आगे जाएंगे और दो टक्कर के बीच में क्या होना है, उनका एक्सेलरेशन होना है, मतलब उनकी स्पीड बढ़नी है। तो कितनी स्पीड हो जाएगी बेटा, ये देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू, टक्कर के पहले उसकी स्पीड थी vi, एक्सेलरेशन मिला उसको a, और कितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, मतलब दो टक्कर के बीच में कुछ तो टाइम मिलेगा ना भागने का। एक टक्कर हुई, फिर थोड़ा टाइम तक भागा, फिर टकराया, कितने टाइम तक भागा उतने टाइम में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, टकराते ही वेलोसिटी गई वापस। तो सपोज मान लो t टाइम तक वो भागा था, तो ये सिंपल फॉर्मूला बेटा v इक्वल टू u प्लस at, मोशन का फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ये सारे वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। ओके, सो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या आई, v इक्वल टू u प्लस at। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात है। अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर दूं तो एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा, देयर बी सो मैनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर सबका कंबाइन कर दे देना, आई एम गोइंग टू राइट हियर समेशन, यहां भी समेशन, यहां भी समेशन, ए तो कांस्टेंट है, लेट्स कीप ए आउटसाइड। और जब आप सारे इलेक्ट्रॉन को मिला लोगे ना बेटा, तब ये जो टाइम मिलेगा ना, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टॉ। क्या कहते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, टॉ। सो बेटा ये जो टॉ है ना, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, राइट। दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशन, टाइम इंटरवल बिटवीन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। तो बच्चा दो टक्कर के बीच का जो एवरेज टाइम है ना, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। उतने टाइम तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होके भाग रहा था, वापस टकरा गया, अंडरस्टूड। अब देखो सारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे ही टकराएगा उसकी स्पीड 0 होगी, वापस उठेगा। अब जब उठेगा तो रैंडम डायरेक्शन में उठेगा और फिर इलेक्ट्रॉन उसको फील्ड उसको एक डायरेक्शन में वापस खींचेगा, समझो। जैसे ही टक्कर हुई, स्पीड 0 हो चुकी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में उठेगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस भगाएगी इस तरफ, राइट। मतलब सारी इनिशियल वेलोसिटी का अगर आप एवरेज करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 0, और ये सारी फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज है ना, दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही क्या है बेटा, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। चलो बेटा फाइनल फॉर्मूला आपका एक बन गया, दैट इज दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is equal to what is acceleration minus e into e by m into relaxation time tau। तो बेटा मेरे ये फॉर्मूला दिमाग में डाल लेना अच्छे से, राइट। दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is equal to acceleration minus e into e by m into relaxation time tau, right। now you have to understand the concept कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या है। तो मैंने आपको थोड़ा तो आइडिया दे ही दिया है, राइट, कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा ड्रैग होगा। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े 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 ड्रैग होंगे। क्या होगा, थोड़े 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 ड्रैग होंगे, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस ड्रैग मीन, ठीक है बेटा। तो ये ड्रैग का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने फाइनल आंसर इधर ही बना के लिख दिया है, एक्चुअली इधर लिखना था, वो वापस लिख देता हूँ, कोई नहीं। क्या बना था vd आपका, माइनस ए इंटू ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टॉ, राइट। आप ये सारे स्टेटमेंट पढ़ना बेटा, जो मैं बोल रहा हूं ना वही स्टेटमेंट के फॉर्म में और वही आपके नोट्स में जाएंगे,
क्योंकि एग्जाम में आपको नोट्स में बहुत प्रॉपर स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं आंसर में, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, खाली फॉर्मूला से मार्क नहीं मिलते। तो सपोज मान लो बेटा कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसका पाथ हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गया, यहाँ पे कोई आयन था उसके साथ टकरा गया, सपोज टकराने के बाद इस तरफ आया, यहाँ पे कोई आयन था वापस टकरा गया, सपोज टकराने के बाद इस तरफ आया, आना, टकराने के बाद इस तरफ आया, वापस यहाँ पे कोई आयन था वापस थोड़ा सा टकरा गया, इस तरफ आया, वापस यहाँ पे कोई आयन था थोड़ा टकरा गया, इस तरफ आया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है व्हेन वी हैव अप्लाइड नो फील्ड, हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई थी, तब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे टक्कर टक्कर मारते 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 आगे गया। कब? इन एब्सेंस ऑफ फील्ड। तो ये येलो वाला जो लाइन है वो कब है? इन एब्सेंस ऑफ फील्ड है, हमने कोई बैटरी ना लगाई है तब की बात है। अब बेटा देखो, जैसे ही आपने बैटरी लगाई, सपोज बैटरी लगाने से सपोज इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये ब्लू कलर का लाइन, बैटरी लगाने से इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मतलब हमने और गंदा करते इसको, मजा आ रहा है मुझे। सपोज हमने यहां बैटरी का प्लस जोड़ा, यहां बैटरी का माइनस जोड़ा, अब होगा क्या? जैसा ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा ना, वो प्लस उसको थोड़ा सा खींचेगा, तो खींचने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डेविएट होकर सपोज यहां पे आके टकरा गया, टक्कर करते ही वापस उसकी डायरेक्शन बदली, वो रैंडमली ओरिएंट हो रहा है और फील्ड उसको वापस थोड़ा सा अपनी तरफ ड्रैग करेगा। देखो थोड़ा सा अपनी तरफ ड्रैग हुआ, वापस थोड़ा सा ड्रैग हुआ, वापस यहाँ पे कोई आयन है उसके साथ टकरा गया, राइट, वो इस तरफ जाना चाहिए बट फील्ड उसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग करेगा, तो उसकी डायरेक्शन वापस थोड़ी ड्रैग की वजह से इस तरफ आई, वापस यहाँ पे टकराया, उसको और थोड़ा सा ये फील्ड क्या करेगा? ड्रैग करेगा। यहाँ पे वापस कोई आयन था उसके साथ टकरा गया, टकराते इस तरफ जाना चाहे था बट फील्ड थोड़ा उसको वापस इस तरफ खींचेगा। मतलब जब फील्ड प्रेजेंट है हाँ, अच्छा लगा, इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, बेटा मतलब जब फील्ड प्रेजेंस है, राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना ड्रैग किया। अगर फील्ड नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे होता, बट क्योंकि फील्ड है, फील्ड की वजह से वो थोड़ा 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 ड्रैग हुआ, तो ओवरऑल उसका इतना ड्रैग लगा। तो ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्रैग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जितना उसका ड्रैग हुआ ना, डिवाइड बाय टाइम, दैट्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिगार्डिंग टू दिस ड्रैग। इलेक्ट्रॉन फील्ड की वजह से थोड़ा 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 ड्रैग हो रहा है, और वो जो ड्रैग हो रहा है ना, उसके रिलेटेड जो वेलोसिटी आएगी ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ आई बात समझ में बेटा सबको? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबका? लॉजिक क्लियर हो रहा है सबका? ओके, ठीक है बेटा। तो बैटरी लगाने से सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे, टकराते जाएंगे, खिसकते जाएंगे, टकराते जाएंगे, खिसकते जाएंगे। तो जितना वो खिसक रहे हैं उसके रिलेटेड जो वेलोसिटी है, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंडरस्टूड? क्लियर बच्चा एकदम? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस ड्रैग के रिलेटेड जो स्पीड आएगा वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, राइट। एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बिकॉज वी हैव टेकन दिस एवरेज टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है बेटा? आपका एवरेज टाइम है। So it become independent of the time. Because of the drift, there will be net transport of charges across any area perpendicular to the field, right? तो ड्रिफ्ट की वजह से ही किसी भी सेक्शन पे आपको नेट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का क्या मिलता है? ड्रैग मिलता है। चार्जेस मूव होते हैं बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट। अगर ये ड्रिफ्ट नहीं होता तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, देयर इज गोइंग टू बी नो स्पीड एट ऑल, राइट। समझ आ गया बेटा? तो जब आपने फील्ड, वापस एक बार मैं क्लियर करवा देता हूं, जब आपने फील्ड नहीं लगाई है तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली जा रहे हैं, सबको मिला के नेट स्पीड क्या हो जाएगा? 0। फील्ड लगाते ही इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा, फोर्स लगते ही उसका एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा एक्सेलरेशन? F इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम है। क्यू कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि आपका फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो एक्सेलरेशन आया माइनस ई इंटू ई बाई एम। इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। चलो टी टाइम में इलेक्ट्रॉन को कितना स्पीड मिलेगा? दैट इज इक्वल टू वी इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन को कंबाइंड करके टोटल स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड, सबको कंबाइन करके अगर आप एवरेज स्पीड निकालो, समेशन कर दो, राइट, तो टोटल इनिशियल का समेशन क्या हो जाएगा? 0। और ये सारे इलेक्ट्रॉन का मिला के जो एवरेज स्पीड है, दैट इज योर ड्रिफ्ट स्पीड, राइट। जिस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं उसके रिलेटेड जो स्पीड आ रहा है वो ड्रिफ्ट स्पीड है।
और ये जो एवरेज टाइम है उसे क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर बच्चा? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। चलिए, कोई डाउट है तो पूछना, कि आप पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, है ना? ओके, हाँ 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 हाँ, पूरा थियरी आप एक बार पढ़ लेना, सब कुछ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी कहाँ से आ रहा है? लेट्स सी। तो रेसिस्टिविटी का ओरिजिन भी क्या है पता है? देखो, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो फ्रीली मूव हो जाए, बट फ्रीली मूव थोड़ी हो पाएगा, बहुत सारे आयन्स हैं अंदर, तो इलेक्ट्रॉन बेचारा टकरा जा रहा है, उसका माथा भटक जा रहा है, वापस वो उठेगा, वापस भागेगा, वापस भटक जाएगा। तो ये जो बार बार टकरा रहा है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मोशन स्लो डाउन हो जा रही है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द रेसिस्टिविटी। इसका आपको एक डेरिवेशन करना है, बड़े ध्यान से देखना बच्चा, इसका डेरिवेशन क्या है। ओके, मस्त डेरिवेशन है ये। तो कौन सा कलर लिया जाए? येलो कलर, चलो। तो वी लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रेसिस्टिविटी। कंसिडर अ प्लैनर एरिया ए located inside the conductor such that normal to the area is parallel to electric field। तो ये कंडक्टर है, बैटरी लगाई गई है, यहाँ पे बैटरी का प्लस होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे बैटरी का माइनस होगा ऑब्वियसली, चलना हो राइट। तो इसीलिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी प्लस से माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे माइनस से प्लस की तरफ। ओके फाइन, चलो। देन बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट, बिकॉज ऑफ व्हाट? ड्रिफ्ट, क्योंकि फील्ड आई, फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे थोड़े थोड़े, तो ड्रिफ्ट की वजह से डेल्टा टी टाइम में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट ऑफ द एरिया एट डिस्टेंस अप टू वी डी डेल्टा टी, ये क्या है बताता हूं, वुड हैव क्रॉस द एरिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, आप इस सेक्शन की बात कर रहे हो बेटा, राइट? दिस इज द सेक्शन इन योर टारगेट। आपको बताना है कि इस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। आपने फील्ड लगाई है, इस तरफ फील्ड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट मारेंगे, तो आपको बताना है कि इस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है? खिसकने की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का वीडी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस x डिवाइड बाई टाइम t, राइट। तो ये डेल्टा टी टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस काटेगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस काटेगा डेल्टा x इक्वल टू वी डी इंटू डेल्टा टी। मतलब इतना जो लेंथ है ना आपका, कितना लेंथ? वी डी इंटू डेल्टा टी। इतने लेंथ में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिसक जाएंगे। समझ आई बात आपको? इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, फील्ड आपने लगाई है, फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े इस तरफ स्लाइड हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने का स्पीड है वीडी। सो डेल्टा टी टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट मारेगा? वीडी इंटू डेल्टा टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, राइट। तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड v इंटू डेल्टा टी रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मार के यहां से पास हो जाएंगे। आई बात समझ में? वीडी डेल्टा टी रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे ड्रिफ्ट मार के निकल जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, चलो, अब इट इज क्लियर, राइट। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ सारी चीजों के, राइट। ऊपर से पढ़ाने का अपना शौक ही नहीं है। अगर मेरा भी ऊपर से पढ़ाने का शौक होता ना, मैं आपको भी फॉर्मूला दे देता, J इक्वल टू आई बाई ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इक्वल टू एन ई वी डी। बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारे। ऐसे ही है सारे यूट्यूबर, ऐसे ही भगा के बातें कर लेते हैं। बच्चों को लगता है हमको सब आ गया, फिर ना उनके एसेशन रीजन सही बैठते हैं, ना उनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सही बैठते हैं, ना वो एग्जाम में थियरीज लिख पाते हैं। ठीक है, अपने डिटेल में बारीकी से, ठीक है। तो इस रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सारे ड्रिफ्ट करके आर पर चले जाएंगे। ओके, चलो, व्हाट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन? वॉल्यूम क्या होगा बेटा? तो लेंथ कितना है? डेल्टा एक्स, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू एरिया। ओके, तो कितना वॉल्यूम बनेगा बेटा? वॉल्यूम बन जाएगा आपका डेल्टा एक्स इंटू एरिया, राइट। दैट इज इक्वल टू वी डी इंटू डेल्टा टी, दैट्स डेल्टा एक्स इंटू एरिया, इतना वॉल्यूम है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी बेटा। तो स्मॉल n होता है नंबर
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब ये रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बेटा, वीडी इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया। तो आपने जो कहा ना कि इस रीजन के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मार के यहां से बाहर निकल जाएंगे, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर डेंसिटी इनटू इस रीजन का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया, नंबर डेंसिटी इज स्मॉल एन, राइट। अब अगर इतने इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रिफ्ट किए तो आपको मिला करंट, क्योंकि चार्ज पास हुआ है, तो करंट कितना मिलेगा बेटा, लेट अस सी व्हाट इज द करंट। सो आपको करंट मिलता है I इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। चार्ज कितना बेटा, तो n नंबर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E डिवाइड बाई टी। चार्ज क्या होता है, n इंटू ई। बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तो बेटा, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, लेंथ वॉज इक्वल टू डेल्टा वी डी इंटू टी। सोचा हो गया, लेंथ वॉज इक्वल टू वी डी इंटू डेल्टा टी। तो नीचे क्या है ऑलरेडी डेल्टा टी, मैंने आगे से ही उठाया है इसको, इंटू साथ में क्या है ई, डेल्टा टी हो गया कैंसल, क्या आ गया ये करंट। अंडरस्टूड, ओके। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, करंट इक्वल टू, नीचे ए को डिवाइड करो, क्या बचा यहाँ पे एन ई वी डी। बेटा आपको आगे क्या पढ़ाया मैंने, आई बाई ए क्या होता है, आई बाई ए करंट डेंसिटी जे। तो आई बाई ए की जगह क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी जे, दैट इज इक्वल टू एनवीडी। आगे तुमने ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या लिखा था, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या लिखा था बेटा, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यूज इट। तो J की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम, सिग्मा इंटू ई। मैं सारे फॉर्मूलाज लगा रहा हूँ अभी, आगे जितने करे वही फॉर्मूला, N इंटू ई। व्हाट वाज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सर बस करो ना, कितना पूछोगे। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी आगे फॉर्मूला बनाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, व्हाट वाज दैट, ए इंटू टी। ए क्या था, ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी। अब है इतने रिलेशन तो मैं क्या करूँ, करने पड़ेंगे आपको। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सिग्मा को इन्वर्स कर दो, क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज 1 बाई रो, एंड वी डी इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ। तो यहां से आपको इक्वेशन मिला बेटा रेजिस्टिविटी का, ई हो जाएगा कैंसल। सो रेजिस्टिविटी रो ऊपर आ गया, एम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, एम डिवाइड बाई एन, ई इंटू ई स्क्वायर, टॉ जाएगा नीचे टॉ। तो यही बेटा आपको एक रिलेशन ऑब्टेन करना था कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टॉ। तो इसका मेन कंसेप्ट यही फॉर्मूला है, करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, एरिया इनटू लेंथ। लेंथ क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। समझे क्या नहीं समझे, बताऊं मैं आपको वापस, यहां पे मैंने कैसे लिखा इसको। Q क्या होता है, N इंटू ई। N क्या होता है, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इनटू लेंथ। और ये लेंथ क्या होता है बेटा, यहां पे ई रह गया, चलो लेंथ क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम। देख लो ये पूरा ऑर्डर आप याद रख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा किस किस चीजों को कहां कहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। और फाइनली ये वीडी का फॉर्मूला क्या है बेटा, वीडी का फॉर्मूला क्या है बताओ, वीडी का फॉर्मूला है आपके पास ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ। बस ये सब्स्टिट्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फाइनली यहां पहुंच जाएंगे। अब होगा क्या, व्हाट हैपेंस विद द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मेटल के केस में, हाँ, सो फॉर मेटल्स ये बहुत पूछा जाता है बेटा, ये आगे भी आएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अंदर जो आयंस होंगे ना, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो ज़्यादा जोर से ऑसिलेट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे अभी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन को रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा था, आराम से घूमने का टाइम मिल रहा था, वो कम हो जाएगा। सो मेटल में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, ये रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा।
और अगर ये रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स? फॉर सेमीकंडक्टर्स, अब देखो सेमीकंडक्टर्स मतलब सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, अब उनके अंदर ना कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते नहीं है, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं। अब होगा क्या, जब आप मेटल को, सेमीकंडक्टर को गर्म करोगे, जो एनर्जी मिलेगी ना उससे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में थे अब वो फ्री हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में थे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, अब फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे मतलब ये जो नंबर डेंसिटी है ना वो बढ़ जाएगी। अगर बेटा ये नंबर डेंसिटी बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि मेटल का जो रेजिस्टिविटी होता है ना वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। सी, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ी, बट सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के साथ घटता है। टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी घटी। क्लियर? सो दिस इज द ओरिजिन बिहाइंड द रेजिस्टिविटी। ऐसा होता है ये। बोलो, सोचा था आपने कभी ये ऐसे टॉपिक्स इतने बारीकी से भी कोई पढ़ाने वाला आएगा यूट्यूब पे? कभी आए ना हम। चलो बेटा इसका एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। क्या है इसका ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, आप यहां पे एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रह्मास्त्र। तो बेटा इसका ब्रह्मास्त्र है J इक्वल टू करंट डेंसिटी इक्वल टू I बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू NeVd। ये है मेरे बच्चे ब्रह्मास्त्र। इस फॉर्मूला से, इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे इफ यू रिमेंबर दिस ओवरऑल रिलेशन जो इस लेक्चर में हमने डिराइव किया है, विच इज J इक्वल टू I बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू NeVd। J इक्वल टू I बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू NeVd। अंडरस्टूड? बात आई समझ में बेटा आपको? चलिए मुझे छोटा सा ब्रेक दीजिए पानी के लिए। अभी हम इस लेक्चर में और क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल नंबर 3.1 हम सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3.2 कर लेंगे, मोबिलिटी करेंगे, ओम्स लॉ का लिमिटेशन करेंगे, और फिर इसको सेकेंड लेक्चर में जाने देंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस को, ठीक है। सो वी हैव थिंग्स टू डू राइट नाउ। अभी बहुत सारी चीजें हमें करनी है, आधा घंटा अभी एटलीस्ट बचा हुआ है। मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ छोटा सा, मैं वीडियो पॉज करके जा रहा हूँ, वापस आके प्ले कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट। चलिए, सो आई एम बैक। क्वेश्चन कहा है बेटा आपको एग्जाम्पल नंबर 3.1 में, डेटा क्या दिया है चेक करते हैं फटाफट। सो बच्चा डेटा में ऐसा दिया है, एस्टिमेट एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। सबसे पहला मिला मुझे एरिया 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट, चलो मुझे मिल गया करंट I इक्वल टू 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contributes nearly 1 conduction electron, मतलब एक एटम में से आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। एंड द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन, ये कुछ नया डेटा दिया है। कॉपर का डेंसिटी दिया है 9 इंटू 10⁻³ kg per meter cube, एंड द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 U। एटॉमिक मास दिया है आपको 63.5 U। आपको कैलकुलेट करना है, बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है बेटा। तो देखो जो फॉर्मूला मैं जानता हूं उसमें मुझे I बाई ए दिया हुआ है, तो मुझे पता है एक फॉर्मूला J इक्वल टू I बाई ए इक्वल टू NeVd। I है, A है, E पता है, V फाइंड करना है, खाली क्या नहीं है नंबर डेंसिटी। हो जाएगा। लेट्स फाइंड द नंबर डेंसिटी। स्मॉल n क्या है बेटा? स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम।
राइट। अब जरा आपने इसका डेंसिटी देखो, क्या कहा है आपको कहा है 63 डेंसिटी क्या है 9.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो मैं सिंपली बेटा ऐसा लिख सकता हूं क्या, देयर इज 9 इंटू 10⁻³ kg इन 1 मीटर क्यूब, मतलब यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना केजी है कॉपर का, 9 इंटू 10⁻³ kg है यूनिट वॉल्यूम में। तो बेटा ग्राम में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻6 ग्राम हो जाएगा, किलो इज 10⁻³ इन 1 मीटर क्यूब। ओके, मेरे पास इतना पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कॉपर इतने ग्राम है। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ नंबर ऑफ एटम में, ऑब्वियसली यूज मोल कंसेप्ट। तो आपको मास कितना दिया है बेटा, 9 इंटू 10⁻6 दिया है, मोलर मास कितना है 63.5, यू को आप ग्राम ले सकते हो, मतलब इतने मोल हो गया इन 1 मीटर क्यूब। जैसे ही मैंने बेटा मास को, मैंने पहले डेंसिटी पकड़ी, डेंसिटी इतना केजी है पर मीटर क्यूब, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में इतना केजी है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम को मोलर मास से डिवाइड कर लिया, तो मुझे मिल गया मोल। अब मैं मोल की जगह किसमें कन्वर्ट करूंगा इसको, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स में। तो आपको पता होगा बेटा, आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा, मोल को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 63.5, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया कॉपर के एटम्स इन 1 मीटर क्यूब, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के इतने एटम्स है। अब एक एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो जितने कॉपर एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो लो, मुझे एक जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई, हेंस n इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक कॉपर एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दिस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो एक डेटा मिसिंग था वो मैंने फाइंड कर लिया, समझ आया आपको। मुझे चाहिए यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेंसिटी से पता चला कि भाई यूनिट वॉल्यूम में इतने केजी कॉपर है, ग्राम में कन्वर्ट किया, मोलर मास डिवाइड किया, मोल में कन्वर्ट किया, मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको पता चल गया कि यूनिट वॉल्यूम में इतने कॉपर के एटम्स है। अब एक कॉपर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने कॉपर एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यूनिट वॉल्यूम में। अगर ऐसा दिया है कि कोई एटम बेटा 3 इलेक्ट्रॉन अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नंबर डेंसिटी यहां पे क्या हो जाएगा, जितने एटम आए इंटू 3 कर दो। ये एक एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इंटू 3 कर दो। यहाँ पे एक कॉपर एटम एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने कॉपर के एटम आए उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे यूनिट वॉल्यूम में। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ, तो कैलसी यूज करने की परमिशन आपको मुझे देनी पड़ेगी, नहीं तो ये लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। डिवाइड बाय क्या करना है 63.5, छोटू सा कैलसी है, ये हो गया 0.8535, 0.8535, 10 पावर हो जाएगा बेटा 29, अप्रॉक्स लिख देते हैं इसको 8.53 इंटू 10⁻28, ये हो गया नंबर डेंसिटी। अब तो बेटा आप राजा हो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स पुट द वैल्यू एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग, हेंस I बाई ए इक्वल टू एन ई वी डी। तो ये जो वी डी आपको चाहिए वो हो जाएगा I डिवाइड बाई ए एन ई। करंट दिया था 1.5, एरिया था 10⁻⁻7, नंबर डेंसिटी था 8.535 इंटू 10⁻28, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेट मी वन मोर टाइम वेरीफाई द डेटा। करंट 1.5, एरिया 10⁻⁻7, दैट्स करेक्ट है ना। चलो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी। व्हाट आई नीड टू डू इज 1.5 डिवाइड बाई 8.535 डिवाइड बाई 1.6, दिस कम्स आउट टू बी 0.11 ले लो आप यहाँ पे, 0.11, 10 पावर कितना होगा, चलो 20 -19 -7 कितना हो जाएगा -26, दिस इज -26 राइट, एग्री। एंड नीचे -28 होता है, नीचे बचेगा 10⁻2, 10⁻2 को ऊपर ले लो, कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। यू कैन राइट अप्रोक्सीमेटली दिस इज 1.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। वेलोसिटी है तो पर सेकंड आएगा, तो आपका आंसर आया बेटा 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन खाली कितना खिसकेगा, इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में खाली 1.1 mm खिसकेगा। कितना ड्रिफ्ट आया 1.1 mm पर सेकंड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में सिर्फ 1.1 mm ही खिसकता है। कितना कम है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो,
तो भी बेटा जैसे ही आप स्विच चालू करते हो ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाइट चालू हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना कम है तो फिर वो लाइट को चालू होने में बहुत टाइम लग जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। देखेंगे इसके आगे के क्यों ऐसा भाई, क्यों लाइट तुरंत चालू होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो इतनी कम है। देखेंगे। तो आपको ये भी फाइंड करना है, व्हाट इज द थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम। Okay, you would like to find out, you have to compare the speed, compare the drift speed with thermal speed of copper atom at ordinary temperature and with the speed of propagation of field. Compare करते हैं, चलो सबसे पहले इसको compare करते हैं इसको। Okay, so the thermal speed of copper atom, thermal speed of copper atom, तो किसी भी एटम की थर्मल स्पीड होती है √3 kBT by m, राइट। तो यहां से बेटा आप स्पीड फाइंड कर लेना, टेम्परेचर आप डाल देना 298 केल्विन, केबी का वैल्यू डाल देना 1.38 इंटू 10⁻⁻23 एंड मोलर मास आपके पास पहले से है 63.5 केजी की जगह इसको ग्राम में कन्वर्ट करके डाल देना, राइट। एंड वी ऑल्सो वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक स्पीड, द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक स्पीड, फील्ड ऑफ स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ कॉल आते हैं ना, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। वी वुड आल्सो लाइक टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से सेटअप हो जाती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच चालू करते ही कितने स्पीड से सेटअप हो जाती है, लाइट की स्पीड से। अब आप समझ जाओ कि क्यों लाइट तुरंत ही चालू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से सेटअप हो जाता है और जैसे ही फील्ड सेटअप होगा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन वायर के दूसरे कोने पे बैठा होगा ना, लाइट के पास या पंखे के पास, क्योंकि पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो पूरे वायर में होते ही है पहले से, तो जो इलेक्ट्रॉन पंखे के एकदम नजदीक बैठा है, जैसे ही आप स्विच चालू करोगे लाइट के स्पीड से फील्ड डेवलप होगी, और फील्ड डेवलप होते ही उस इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट लगेगा, और ड्रिफ्ट लगते ही वो सीधा पंखे में घुस जाएगा और पंखा चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकल के पंखे तक जाना है, नो, पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स पहले से है ही बहुत सारे। अब जैसे ही बैटरी चालू करोगे पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी लाइट के स्पीड से, और फील्ड बनते ही सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ ड्रिफ्ट लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पहले से एंड पे है तो तुरंत ही वो डिवाइस को चालू कर देगा। दिस इज हाउ द लाइट ट्रेवल्स, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल। इज दैट क्लियर? अब आगे बेटा इसका आप खाली रेशियो कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सी वही सारे क्वेश्चन है बेटा, वही पूछा है कि एग्जाम्पल 3.1 में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट स्पीड था वो मिलीमीटर पर सेकंड में था, तो भी क्यों बेटा करंट तुरंत ही डेवलप हो जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली, कॉजिंग एट एवरी पॉइंट अ लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। हर एक पॉइंट पे क्या होगा, जो मैंने आपको बताया कि हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो जाएगा। Establishment of a current does not have to wait for electron from one end of the conductor traveling to the other end. However, it takes a little bit while for the current to reach its steady value. वो रेजिस्टेंस की वजह से थोड़े टाइम में स्टेडी वैल्यू डेवलप होता है, बट करंट तो तुरंत ही बन जाता है। जो रीजन मैंने आपको बताया कि लाइट स्विच चालू करते ही तुरंत ही लाइट के स्पीड से, इतनी ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और फील्ड डेवलप होते ही हर एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट लगता है और तुरंत ही डिवाइस चालू। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट फोर्स शुड कॉज द एक्सेलरेशन। व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड? है ना, तो आपने क्या करा बेटा, जैसे ही बैटरी चालू करा, बैटरी चालू करते ही फील्ड आया, फील्ड आते ही इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा, फोर्स लगते ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने चाहिए, बट यहाँ पे तो वेलोसिटी कैसा होता है, स्टेडी होता है। तो इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन बेचारा जैसे ही एक्सेलरेट होगा टकरा जाएगा, वापस स्पीड गई, वापस एक्सेलरेट होगा टकरा जाएगा। तो वो ड्रिफ्ट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से पुष्पा की तरह आगे जाता है। कैसे आगे जाता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इस तरह पुष्पा की तरह आगे जाता है, टकराते टकराते। तो इसीलिए आप देखोगे तो उसका एवरेज वेलोसिटी ही लेना पड़ता है, एक्सेलरेशन उसका कुछ होता नहीं है। सी ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट
It increases its drift speed until what? Until it collides with a positive ion of the metal. जैसे ही collide करेगा, it loses its drift speed after collision, but again start to accelerate and again increases the drift speed again only to suffer a collision. समझे क्या नहीं? Okay, and so on. On the average, therefore, electron acquires only drift speed. Acceleration का कोई मतलब नहीं बनता फिर. If the electron drift speed is so small and the electron charge is so small, how can we still obtain a very large amount of current? भी सही बात है कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड भी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 10⁻⁻19 होता है, तो फिर इतना ज्यादा करंट कैसे मिलता है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा है. वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन थे यूनिट वॉल्यूम में, देखा तुमने? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन आए थे एक यूनिट वॉल्यूम में. तो देखो इसका आंसर सिंपल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस, अबाउट 10⁻28 29 per meter cube. Next, when electron drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electron of the metal are moving in the same direction? No. सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली ही मूव कर रहे हैं, बट वो रैंडमली मूव करते करते थोड़े थोड़े ड्रिफ्ट हो रहे हैं. हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते वक्त ड्रिफ्ट हो, तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाते वक्त ड्रिफ्ट हो. तो सब एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, वो सब एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट खा रहे हैं. ओके, सी दिस. द आंसर इज बाय नो. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. लास्ट वन. Are the paths of electron straight lines between successive collision in the absence of electric field and in the presence of electric field? So in the absence of electric field, the paths are straight line. In the presence of electric field, the paths are in general curved. याद रखना बेटा. तो प्रेजेंस में ये पाथ कर्व होंगे. कर्व इसलिए होंगे, सपोज मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और उसको इस तरफ ड्रिफ्ट लग रहा है, तो उसका पाथ ऐसे हो जाएगा ना, ड्रिफ्ट की वजह से कर्व हो जाएगा. समझे कि नहीं? फील्ड नहीं है तो सीधा ही जाएगा टकरा के वापस स्ट्रेट लाइन. बट जब फील्ड है तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ा ड्रिफ्ट आएगा, तो उसको थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा. मतलब फील्ड के प्रेजेंस में उसका पाथ कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे? कर्व हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? उसका पाथ कर्व हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. चलो, ओके, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मोबिलिटी. मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव. इन अ सिंपल वर्ड, मोबिलिटी क्या होता है बेटा? मोबिलिटी होता है एबिलिटी टू मूव. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स, चलिए, सो आपने बेटा ऐसा फॉर्मूला किया ना, I/A इज इक्वल टू NAVD इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E. किया कि नहीं? किया ना? तो ये जो बेटा आपको मिल रहा है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, देखना ध्यान से. ये जो आपको मिला ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिग्मा बाई ई यहां पे नीचे आ गया, तो एन यहां नीचे आ जाएगा, सिग्मा बाई एन. सो बेटा ये जो टर्म आपको मिला ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने फील्ड लगाया, फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए, तो यूनिट फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन कितने ड्रिफ्ट होंगे? दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, उसी को क्या कहते हैं बेटा? मोबिलिटी कहते हैं, जिसका सिंबल क्या है? म्यू है. राइट. सो बच्चा, मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है बेटा? मोबिलिटी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां से बेटा एक और फॉर्मूला मैंने बना लिया कि जो कंडक्टिविटी होता है बेटा सिग्मा, ये क्या हो जाएगा? मोबिलिटी इंटू एन इंटू ई. याद रखना बेटा, सिग्मा क्या होता है? म्यू इंटू एन इंटू ई. क्या है मोबिलिटी? म्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. गेटिंग इट? ओके. और अगर आप फॉर्मूला आगे बनाना चाहो तो I/A इक्वल टू NAVD इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, अपना ब्रह्मास्त्र. तो यहां से आपको VD/E क्या मिलेगा? सिग्मा बाई NA. और ये VD/E और कुछ नहीं होता है. क्या होता है बेटा? VD/E होता है आपका म्यू. मैं इसको गोल गोल घुमा क्यों रहा हूं? लेट मी जस्ट मेक इट सिंपल फॉर यू. मैं खाली खाली इसको गोल गोल घुमा रहा हूं. इसे बनाना फाइनली यही फॉर्मूला है, बट थोड़ा और सिंपल वे में बना लेते हैं इसको, है ना. तो वी हैव सीन दिस फॉर्मूला, NEVD इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहां से ई को नीचे ले लीजिए,
दैट्स इज गोइंग टू बी सिग्मा। और ये वी डी बाई ई और कुछ नहीं है, क्या है बेटा आपका म्यू है, वी डी बाई ई और कुछ नहीं है, क्या है म्यू है। तो कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होता है, म्यू इंटू एन इंटू ई होता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना। चलो यूनिट क्या बनेगा बेटा इसका, तो इसके मैं आपको 2 यूनिट बताता हूँ। तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, फर्स्ट चैप्टर। तो एक यूनिट आपका बना बेटा यहाँ पे मीटर इंटू कूलम डिवाइड बाई न्यूटन इंटू सेकंड। ये सेकंड नीचे आएगा, कूलम ऊपर जाएगा, है ना। अब आप ये कूलम को लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकंड। तो अलग अलग फॉर्मूला बनते हैं इसके। आप कूलम को क्या लिख सकते हो बेटा, चार्ज को लिख सकते हो करंट इंटू टाइम। तो देखिए एक और फॉर्मूला बना यहाँ पे, एक और यूनिट बना मीटर इंटू एम्पियर डिवाइड बाई न्यूटन। ओके, अगर मैं वोल्टेज के फॉर्म में बनाऊं, ठीक है, व्हाट आई कैन मेक, एक और इक्वेशन में बना सकता हूं। देखो एक और यूनिट में यहां से बनाऊंगा। तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बेटा, सॉरी मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर। मीटर आएगा ऊपर, तो एक और यूनिट बना मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। देखो ये रहा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। तो देखिए कितने यूनिट बने बेटा, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ये सब एमसीक्यू में आता है, यूनिट नंबर 3, 3 यूनिट हमने बनाया यहाँ पे। ओके, अब आप चाहो तो ये न्यूटन को भी लिख सकते हो, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक और यूनिट बना दूं, क्या पता कौन सा यूनिट एग्जाम में आ जाए। न्यूटन इज केजी इंटू फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, राइट। यहां से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा। तो एक और यूनिट बना बेटा आपका सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर डिवाइड बाई केजी। तो ये सारे ही किसके यूनिट है, जितने मैंने बादल बनाए हैं वो सारे यूनिट किसके हैं, मोबिलिटी के। डायमेंशन क्या बनेगा बेटा, डायमेंशन भी निकाल लेते हैं आपके सर आपके लिए। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम L1t-1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद है तो बेटर है, नहीं याद है तो आप वोल्ट पर मीटर से बना सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी M1 L1 t-3 a-1, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा बेटा आपका M-1 L0 t4 a1, सही है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मोबिलिटी म्यू। अब बेटा एक बात मान के चलना कि आपके पेपर में ना एक एमसीक्यू इसमें से होगा, या तो यूनिट होगा, या तो डायमेंशन होगा, या तो डेफिनेशन होगा, या तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा। तो कोई ना कोई चीज आपको आपके पेपर में इस बोर्ड में से दिखेगी बेटा, दैट्स द गारंटी। क्लियर, सारे यूनिट सब क्लियर। सो मोबिलिटी क्या है बेटा, सिंपली ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट फील्ड लगाने पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना ड्रिफ्ट डेवलप होगा, दैट्स कॉल्ड मोबिलिटी। चलिए बेटा इसका क्लास का आखिरी टॉपिक, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है भाई साहब ओम्स लॉ के, 10th में तो नहीं बताया गया था कि ओम्स लॉ के लिमिटेशन क्या होते हैं। तो अभी तुम 10th में थोड़ी हो, अभी तुम 12th में हो ना। 10th में ना आपको याद है स्टेटमेंट ऐसा लिखा जाता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेट्स सी क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहला, V ceases टू बी प्रोपोर्शनल टू I। पहला ग्राफ देखो, मतलब जब आप एकदम हाई वोल्टेज पे जाते हो ना, उसके बाद ग्राफ में डेविएशन आ जाता है। तो देखो आप ग्राफ को देखो, लो वोल्टेज पे ग्राफ सही चल रहा है, V प्रोपोर्शनल टू I, बट जैसे आप हाई वोल्टेज पे जाओगे ना, उसके बाद करंट ज्यादा चेंज नहीं होगा, वोल्टेज एकदम भाग रहा है। मतलब हाई वोल्टेज के ऊपर ये जो ग्राफ है ना वोल्टेज का, वो सीज हो गया। हाई वोल्टेज पे V प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, देख लो यहां पे, राइट। हाई वोल्टेज पे ग्राफ में डेविएशन आ गया। इसका रीजन ये है कि जब आप बहुत हाई वोल्टेज पे जाते हो, बहुत ज्यादा करंट पास होता है। करंट पास होने से वो रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है, और उसके बाद करंट ज़्यादा पास होना नहीं, बिकॉज रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि फिर करंट आपका पास होगा नहीं। देखो ये करंट आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, ग्राफ ऊपर चला गया, मतलब करंट आपका चेंज नहीं हो रहा है। आप वोल्टेज भले बढ़ा रहे हो बट करंट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका हाई करंट के ऊपर रेजिस्टेंस इतना गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो करंट को जाने ही नहीं देगा, बढ़ने ही नहीं देगा करंट को। समझे आप पहला, ओके।
क्लियर ये? चलो सेकंड देखो, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, ये स्पेशल केसेस है। जो रिलेशन है वी और आई का, इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वी। आप चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर पता नहीं कौन सा नंबर है, 14 या 15, उस चैप्टर में आप देखोगे कि फिजिक्स बहुत बड़ा बनाया है इन्होंने 12th का, 14-15 चैप्टर है। सो बेटा दिस इज सेड के लास्ट चैप्टर में आप पीएन जंक्शन डायोड सीखोगे, कुछ सेमीकंडक्टर सीखोगे। वहां पे आप देखोगे कि अगर आप वोल्टेज को पॉजिटिव रखोगे, राइट, तो वी और आई का ग्राफ कुछ अलग दिखेगा, और अगर आप बैटरी को इन्वर्स कर दोगे, वोल्टेज का साइन चेंज कर दोगे, पोलैरिटी चेंज कर दोगे बैटरी का, तो वी आई का रिलेशन बदल जाएगा। देखो पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर ग्राफ ऐसे जा रहा है आपका, ऐसा कोई रिलेशन है, और नेगेटिव वोल्टेज पे आपका रिलेशन कुछ ऐसा हो गया। दिस इज द स्पेशल ग्राफ फॉर द डायोड। इसके लिए ग्राफ है बेटा, ये डायोड के लिए है, जहां पे वी और आई का रिलेशन डिपेंड करता है वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो पॉजिटिव में भी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है, कर्व ग्राफ है, नेगेटिव में भी कर्व ग्राफ है, मतलब ओम्स लॉ तो फॉलो हो ही नहीं रहा है, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज दोनों में रिलेशन भी पूरी तरह से अलग आ रहा है। देन द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। वी आई रिलेशन यूनिक नहीं है। इसका एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड, उससे कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है गैलियम आर्सेनाइड का। ग्राफ याद रखना है आपको, पैटर्न ग्राफ किसका है बेटा, आई वर्सेस वी का। अब आप देखो ग्राफ में क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लीनियर रीजन है, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, उसके बाद ग्राफ कर्व हो गया, और उसके बाद देखो ग्राफ आपका नीचे जा रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, मतलब यहां तो नेगेटिव रेजिस्टेंस है। पहले प्रोपोर्शनल है, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, फिर ग्राफ का रिलेशन कर्व हो गया, और फिर वोल्टेज बढ़ाने से करंट डाउन हुआ, मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस आ गया। तो यहां देखो अब वी आई का रिलेशन यूनिक नहीं है। इसका मतलब अगर मैं एक वैल्यू ले लूं करंट का, तो इसके लिए मुझे कितने वोल्टेज मिलेंगे, ये वोल्टेज पे भी मुझे सेम करंट मिलेगा, ये वोल्टेज पे भी मुझे सेम करंट मिलेगा, मतलब वी और आई का रिलेशन यूनिक नहीं है। एक ही करंट आपको बहुत मल्टीपल वोल्टेज के ऊपर मिल सकता है। गॉट इट? इज देयर एनीथिंग एल्स? नथिंग। चलिए बेटा, तो अब मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, 1.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है, बट हमने बहुत बारीकी से, मैं पहले ना इसको एक बार सेव कर लेता हूं, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि एट द एंड लाइट चली जाती है। अब इतना सारा लिखा है, लाइट चली जाए, बोलो कितना दिल में दुख हो गया नहीं हो? तो मैंने सेव कर लिया इसको 2 बार। बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको खाली 199 रुपीज पे करने पड़ेंगे एज अ टोकन अमाउंट, ताकि आपको ये नोट्स का वैल्यू रहे। अगर मैं फ्री में दूंगा आपको वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आपको फ्री चाहिए तो फिर आप वीडियो देखते देखते लिखो, दैट्स द ऑप्शन फॉर यू। बट माई सजेशन इज कि कीप दिस नोट्स इन योर फोन, ताकि आप जब चाहे जहां चाहे अपने कन्वीनियंस पे इसको फटाफट रिवाइज कर दो, रिवाइज कर पाओ इसको आप। ओके तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो चुका है, और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 हमने कर लिया है कंप्लीट। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कशन हुए हैं भाई। करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज किस तरह से इंटीग्रेट करते, डेविएट करते, रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है, राइट, स्ट्रेचिंग वाले प्रॉब्लम हमने किए, करंट डेंसिटी हमने सीखा, मोबिलिटी हमने सीखा। तो ये जितना भी बेसिक था, ड्रिफ्ट हमने सीखा, तो जितना भी बेसिक था सारा बेसिक हमने ड्रिफ्ट को कैसे सीखा बेटा, पुष्पा, ड्रिफ्ट कैसे सीखा हमने, पुष्पा के फॉर्म में हमने ड्रिफ्ट को सीखा, राइट। सो बेटा बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कंप्लीट, इस लेक्चर में कंप्लीट हुए हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, और फिर हम जाएंगे कुछ सर्किट के प्रॉब्लम के ऊपर, किरचॉफ्स लॉ सीखेंगे। 4 से 5 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को खत्म होने में, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने कहा है कि मैं आपका पूरा पोर्शन दिसंबर के पहले कंप्लीट कर दूंगा, अगर कहा है तो करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, बहुत मेहनत लग रही है कंटेंट को बनाने में। ओके मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू।